देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। देखो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन। और प्रीवियस टॉपिक का जो कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं, वैसे भी 4 to 5 मार्क्स का है, वो देखते हैं कोई एक्स्ट्रा क्लास दे के। जितना भी टाइम लगेगा, घंटा 1 घंटा 45 मिनट, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको रहने देते। वो 5 to 11 ऐसा कुछ बाकी था, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग करो कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो, कोरिलेशन और रिग्रेशन में हम लोग सबसे पहले कोरिलेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद रिग्रेशन। मतलब ये यहाँ पर ये दो अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो पहले कोरिलेशन समझना है, फिर रिग्रेशन समझेंगे। तो आज हम लोग कोरिलेशन ही समझेंगे। तो उसके लिए कोरिलेशन समझने के पहले हमें कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे कि बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा क्या होता है, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो, फिर हम समझा देंगे। बाईवेरिएट डेटा लिखो। व्हेन डेटा आर collected on two discrete variable simultaneously, they are known as bivariate data। ठीक है, तो देखो, बाई मतलब यहाँ पर टू हो गया। ठीक है, बाईवेरिएट डेटा में बाई मतलब यहाँ पर दो हो जाता है। वेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल, इसीलिए देखो जब हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो दो डिस्क्रीट वेरिएबल पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जब हम लोग दो डिस्क्रीट वेरिएबल पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसा नहीं कि एक पहले फिर दूसरा दूसरी बार, एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक साथ को बोलते हैं इंग्लिश में साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली अगर हम लोग एट ए टाइम, मतलब बोल सकते हैं इसको एट ए टाइम। ठीक है, एट ए टाइम अगर हम लोग दो डिस्क्रीट वेरिएबल पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उस डेटा, क्योंकि दो डेटा है, एक साथ दो डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई वेरिएट डेटा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद लिखेंगे बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाते हैं। तो तुम लोग तब तक हेडिंग करो। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल बेसिकली डिस्टिंक्ट होता है, जो काउंटेबल होता है, जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लोगों का हाइट, लोगों का वेट। ठीक है, फूल का पंखुड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है, या फिर रोड, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो जो चीज काउंटेबल होता है वही डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है, काउंटेबल होता है। अच्छा, अब ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो डेटा तो कलेक्ट हो गया, अब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब बाईवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई
variate data is called as bivariate distribution. जब बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें बाइवेरिएट डेटा इन्वॉल्व होगा, मतलब ऐसे लिख लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो ये तीन टर्म हम लोगों ने देखा अभी तक हम लोगों ने, लेकिन कोरिलेशन क्या है ये कुछ भी नहीं पढ़ा। पहले हम लोगों ने ये तीन टर्म पढ़ा, बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज को देखो, हम तुम लोग को यहाँ से एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, यहाँ से ये देखो, जैसे बाइवेरिएट डेटा, ये तो इन्होंने बहुत सारा चीज लिख रखा है, ठीक है, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए हम वो लिखवा देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या डेटा कलेक्शन है, ये टेबल अगर देखेंगे तो यहाँ पर बोला है प्रिपेयर करने के लिए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। वो तो हम दिखा देंगे कैसे प्रिपेयर होता है, वैसे एग्जाम में कुछ प्रिपेयर करने देगा नहीं, ये जस्ट समझने के लिए। तो देखो किस चीज का डेटा कलेक्ट हुआ है, स्टूडेंट लोगों को स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में कितना मिला है वो डेटा कलेक्ट हुआ है। तो देखो एक साथ कलेक्ट हुआ है, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट है जिसका स्टैटिस्टिक्स में 15 और मैथ्स में 13 है। मुझे कैसे पता चला यही वाला स्टैटिस्टिक्स है और यही वाला मैथ है, क्योंकि देखो स्टैट को x से और मैथ को y से डिनोट किया गया है। ब्रैकेट में नॉर्मली x कॉमा y फॉर्म होगा ना, ये जनरल बात है, y कॉमा x थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब पहला नंबर स्टैटिस्टिक्स को डिनोट किया जा रहा है, दूसरा नंबर मैथ्स को डिनोट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा कलेक्शन है डेटा का, देखो इतना सारा कलेक्शन, इतना सारा, ठीक है, ये जो कलेक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट डेटा कलेक्शन। तो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, कैसा डेटा कलेक्ट किया है, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब अभी मैंने बोला वो वेरिएबल, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई, तो हम लोग ऑब्वियसली क्लास में अगर 15 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स है, हम लोग इंडिविजुअली बता सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स को कितना कितना मिला है, मतलब आइडेंटिफाइबल है आराम से, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल बोला जाता है। तो ये हो गया, क्योंकि दो डेटा एक साथ साइमल्टेनियसली कलेक्ट हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सॉरी बाइवेरिएट डेटा। अब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जब हम लोग इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो कहलाएगा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त अगर हमें फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ा तो फिर हो जाएगा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा, देखो फ्रीक्वेंसी कब यूज किया जाता है, जब सेम डेटा जो है मोर देन वन टाइम है तो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करके बनाया गया है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हम समझा देते हैं तुम लोग को। देखो बोल रहा है यहाँ पर कैसे करके बनाया है, यहाँ डायरेक्टली यहाँ दिखाते हैं। देखो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल्स बना दिया गया है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स बना दिया गया है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 करके क्लास इंटरवल बनाया गया है। अब क्लास इंटरवल कैसे बनाया है वो देखो, रेंज निकाला है, सबसे पहले रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या था, रेंज का मतलब ये देखो, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों के केस में निकालना पड़ेगा, मैथ्स के केस में भी स्टैटिस्टिक्स के केस में भी, ठीक है। तो रेंज फॉर मैथ्स और रेंज फॉर स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक्स है। अब ये एक साइड देखो, मतलब ये व्हाइट कलर लगा दिया मैंने गलती से, ये इधर 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 पूरा देख के तुम लोग को देखना है, ये जो हम ऐसे लाइन लगा रहे हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को ये बताना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहां से देख के बताना है, और सबसे लोएस्ट
मतलब ये एक्स वाला मैंने काट दिया ना, ये एक्स जो है ये स्टैटिस्टिक्स का है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 15, 10, 17, 5, 6, 4, 5। तो 19। या 19 यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये देखो यहाँ 19 कौन से जगह पे है, मुझे अभी तक नहीं दिखा। कहाँ है 19? मैम ये जो 10 19 है, वहां पे 19 है। 10, 8 19। 10 19। हम 4 নম্বর কলামে। 4 নম্বর, হ্যাঁ। 1, 2, 3, 4 নম্বরে। সেকেন্ড। কিন্তু 2 নম্বর। 19টা তো পেছনে আছে, সামনে থাকতে হবে না স্ট্যাটিস্টিক্স এর। তো স্ট্যাটিস্টিক্সটা তো এক্স। এক্স বের বলছেন তো? ইন হাইস্ট। হ্যাঁ একটাতে 18 15। হাইস্ট আসছে তাহলে। আচ্ছা কিন্তু এরা এখানে 19 নিয়েছে, কি কেন নিল? वन लोएस्ट সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি, जीरो तो किसी को नहीं मिला है, तो वन लोएस्ट है, ये देखो। कहीं तो 19 होगा शायद, हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा है क्या? या फिर हो सकता है यहाँ कुछ मार्क्स 19 होगा जो इन्होंने कंसीडर नहीं किया होगा, इस वजह से। छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लगता है। देखो ये वन है, ठीक है। ये देखो ये वन ले लिया, लोएस्ट और हाईएस्ट इनके हिसाब से 19 है। बट मुझे एक भी जगह पे 19 नहीं दिखा जो कि स्टैटिस्टिक्स को जा रहा है, देखो ना। मुझे तो नहीं दिख रहा है। वही हम पूछ रहे हैं, तुम लोग को कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिखा। না ম্যাম দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ সেটাই। আমি তো দেখতে পেলাম না, আমি ভাবছি আমার এই চোখের কিছু ভুল হচ্ছে নাকি। না, नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है ना शायद इन लोगों ने गलती से यहाँ पर 19 लिखा है, या फिर कहीं यहाँ पर 19 इनको लिखना था जो नहीं लिखा है, बट 19 कंसिडर कर लिया, ठीक है। और रेंज फॉर y जो है वो 19 - 1, वो सही है। y का मतलब मैथमेटिक्स, y मतलब ये सेकंड वाला, ठीक है। x, y लिखते हैं ना, तो बोलो y जो है वो यहाँ पर 19 है, वो दिखा मुझे 19 है। ये देखो जो तुम लोग बोल रहे थे ना फोर्थ कॉलम में, ये देखो दिखा 19। ये देखो 19 है ना। तो फिर इसमें हाईएस्ट 19 हो गया, लोएस्ट 1। 1, इसमें 1 है। হ্যাঁ ম্যাম ফার্স্ট কলামে আছে 5 আর 1। 5 और 1 माने फास्ट कॉलम 4 নম্বর রোতে। है এই যে। तो वो बाई चांस मुझे लग रहा है कुछ एक गलत है, या तो उधर 19 इधर कोई 19 कंसिडर कर लो तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 19 - 1 और यहाँ पर 19 - 1 18 हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है वी टेक द क्लास इंटरवल्स। ये अब इन्होंने अपने मन से क्लास इंटरवल ले रखा है, क्या ले रखा है, 0 to 4, 4 to 8। मतलब ये डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरीके से ये अपने मन से लिया है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ठीक है। मतलब यहाँ पर लास्ट क्लास इंटरवल, क्योंकि देखो हाईएस्ट 18 है, तो इन्होंने 0 से 4 मतलब 4 4 का क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको पुट कैसे करना है हम एक दिखा देते हैं, ये जस्ट समझने से मतलब है, ये टेबल वेबल बनाने के लिए देगा नहीं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखो y के लिए, y मतलब मैथमेटिक्स के लिए, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और x के लिए यानी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दोनों साइड क्लास इंटरवल बराबर हो गया, ठीक है। अब इस टेबल को बनाते कैसे वो देखो। टेबल को कैसे बनाते हैं, जैसे मुझे ऐसा स्टूडेंट ढूंढना है जिसको 0 to 4 मैथ्स में भी मिला है और 0 to 4 के बीच में स्टैटिस्टिक्स में मिला है, ऐसा कितना स्टूडेंट है, ठीक है। तो वैसे ढूंढने में तो देखो एक एक समय लगता है, एक्चुअली इसे कैसे किया जाता है वो हम बता देते हैं। जैसे अगर हम तुम लोगों से पूछे ये 15, 13 ये स्टूडेंट का जो नाम है ये कहाँ जाएगा, मतलब जिसको 15, 13 ये हम लिख लेते हैं इधर, देखो फिर समझाते हैं। 15, 13 मतलब 15 स्टैटिस्टिक्स के लिए, 13 मैथ्स के लिए। चलो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। 12 to 16। हाँ, ये देखो ये वाला कौन से रेंज में आ जाएगा, 12 to 16, ठीक है। तो इसका 12 to 16 और इधर 12 to 16 मतलब कहाँ पर पुट होना चाहिए पता है, इस जगह पे, इस जगह पे
स्ट्रोक लगना चाहिए। स्ट्रोक मतलब ऐसे एक डंडा, ठीक है, ऐसे स्ट्रोक लगना चाहिए। इस तरीके से इसको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम लोग को जो भी वहां टेबल में है वैसे देख के पुट करना पड़ेगा। पुट करने के लिए जैसे एक हुआ तो एक डंडा लगाओगे, ठीक है, ऐसे एक डंडा लगाना, ठीक है। अगर 4 हो गया तो 4, 5 होने पे ऐसे लगाया जाता है, इसको टैली मार्क कहते हैं। 1 2 3 4 फिर ऐसे। जैसे अब यहाँ पर 2 हुआ है तो 2 ही रहेगा, जहां पर जितना आएगा पूरा ये कॉलम भर जाएगा, ठीक है, पूरा ये जैसा जैसा है भर गया। भरने के बाद ये जैसे 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, ये 1 है 1, 4, ये 2, 1, ठीक है, फिर 2, ये 5 होगा। अभी मैंने बोला ना 1 2 3 4, ये 5 ऐसे किया जाता है। फिर ये 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये 15, ठीक है, टोटल करके 14 10 50, इस तरीके से ये टेबल बनता है। बाकी टेबल बनाने तुम लोग को देगा नहीं कि इसका टेबल बना के दो, ऐसा नहीं देगा। लेकिन अगर मतलब एक इंटरेस्ट तो होता है ना कि भाई ये टेबल कैसे बनता है, तो ये टेबल ऐसे बनता है, ठीक है। तो इस टेबल का मतलब क्या हो गया पता है, 0 से 4 के बीच में नंबर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में ऐसे कितने स्टूडेंट है, ऐसे 3 स्टूडेंट है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 8 स्टूडेंट है जिनको 4 to 8 के बीच का मैथ्स और स्टैट में मार्क्स मिला है। तो इस तरीके से रीड किया जाता है। तुम लोग अगर चाहो तो घर पे ये बना के देख सकते हो इंटरेस्ट के लिए, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाइवेरिएट ये इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है बाइवेरिएट डेटा। जब दो डेटा को साइमल्टेनियसली कलेक्शन किया जाता है तो वो बाइवेरिएट डेटा होता है। फिर उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो समझ में आ गया बाइवेरिएट का मतलब क्या है? हाँ मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंडीशनल। तो पहले पढ़ेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अभी भी, लेकिन हम लोग कोरिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वो टाइम लगेगा, अभी कुछ टर्म्स हमें पहले पढ़ लेना है। मार्जिनल और कंडीशनल पढ़ने के बाद ही कोरिलेशन स्टार्ट होगा। इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन from bivariate frequency distribution, where we take aggregate of only one variable at a time. Total number of marginal distribution equal। तो ये हम तुम लोग को पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये पूरा जो इतना बड़ा लिखा है इसमें ये जो आंसर आएगा यहाँ पर इसी का एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या है ये समझना जरूरी है। बोल रहे हैं कि इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था, ये था, ठीक है। ये एक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे हमें क्या करना है, सेपरेट एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। जहां पर क्या रहेगा, वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम, जहां पर हम लोग एक वेरिएबल एट ए टाइम लेंगे, ठीक है। एक ही वेरिएबल एट ए टाइम लेंगे, मतलब एक बार हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स, एक मैथमेटिक्स का मार्क्स। वेरिएबल दो है, एक एक्स और एक वाई। वाई का मतलब मार्क्स इन मैथ्स, एक्स का मतलब मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल है इसको जब हम लोग एट ए टाइम एक ही वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो उसे बोला जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर मेरा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेरा कितना सारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? एक ही हो सकता है। फिर से सुनो अच्छे से, मेरा बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है यानी, হ্যাঁ বল। বাইভেরিয়েট মানে তো দুটো হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার কতগুলো মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন হবে? মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন হবে দুটো, কিন্তু এখানে একটা বলছেন ভ্যারিয়েবল আসবে। মানে আমি যদি এট এ টাইম একটা নিয়ে করি আর আমার বাইভেরিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন আছে তাহলে আমার কতগুলো মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে? দুটো হবে। দুটো। তাই না?
यहाँ पर हाँ। मेरे पास मैथ्स और स्टैट दो वेरिएबल है, तो ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसको इंडिविजुअली मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं? एक मैथ्स का, एक स्टैट का, तो कितना सारा हो सकता है? 2। दो ही हो दो। सकते हैं। वही वही चीज होता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना सारा हो सकता है? ऑलवेज कितना होगा? दो ही होगा, ऑलवेज दो होगा, बिकॉज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो दो ही होगा ना। मेरा दो वेरिएबल है, दोनों का अलग अलग मुझे दिखाना है तो दो ही दिखा सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आए? ये टू क्यों होगा? हाँ मैम। ये वाला एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टैटिस्टिक्स वाला किधर लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स वाला हम लोग का ये लिखा हुआ है, ये रहा। नहीं, ये इधर है, स्टैटिस्टिक्स वाला इधर है। 4, 12, 14, 11, 9, ये देखो 4, 12, 14, 11, 9। समझ में आया? और अगर मैथ्स का दिखाओगे तब कैसे दिखाओगे? तब यही वाला रहेगा, मतलब ये वाला रहेगा। एक ही बात है, ये इधर का वैल्यू भी जो है, इधर का वैल्यू भी वही है। अगर मैथ्स वाला बनाओगे तो वो कैसे होगा? जैसे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स वाला दिखाया, तुम लोग बोलो मैथ्स वाला बनाओगे तो कैसे लिखोगे? 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स वाला किधर दिख रहा है? ये नीचे नीचे, ये देखो मैथ्स का ये नीचे नीचे दिख रहा है, स्टैट का इधर इधर दिख रहा है, ठीक है। तो बोलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0 to 4 मिला, ऐसे कितने स्टूडेंट है? ये टेबल बना के पता चला कितने? I'm 3. 3, 8, 15, 15, 14, 14, 10। 10। तो मेरा दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक इन्होंने दिखा रखा है, एक हम लोगों ने बना लिया। बोलो अब क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ हाँ मैम। मैम। या तो हमेशा दो ही हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं होगा अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे ज्यादा होगा? क्योंकि दो ही वेरिएबल होगा तभी बाइवेरिएट है। तो अगर दो है तो उसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टू होगा। मार्जिनल जो लैंग्वेज है इसका मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। सिंगल, मार्जिनल का मतलब ही होता है सिंगल। तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर मेरे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे सिंगल दो डिस्ट्रीब्यूशन निकल सकता है। तो मार्जिनल का मतलब ही होता है सिंगल। चाहो तो लिख के रख सकते हो। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंडीशन के साथ रहेगा, ठीक है। मतलब कैसे? जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि मुझे ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ऐसे मान लो कि मुझे ये देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन कैसे हो सकता है, ये देखो जैसे यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12। मतलब मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स लिखना है जिनको मैथ्स में 8 to 12 के बीच का नंबर मिला है। तो कंडीशन क्या हो गया? 8 to 12। ये देखो, इफ वी वांट टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लोगों का स्टैटिस्टिक्स मार्क्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएं, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है। क्या? से फॉर दो स्टूडेंट, उन लोगों के लिए हु गॉट मार्क्स बिटवीन 8 to 12 इन मैथमेटिक्स। लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक्स के उन मार्क्स को ही लिखना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के मार्क्स को लिखना चाहते हैं जिनको मैथ्स में 8 to 12 के बीच का नंबर मिला है। तो ये कंडीशन हो गया। अब ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, ठीक है। 8 to 12 के बीच का मार्क्स का कंडीशन मिला है। वी कम अक्रॉस अनदर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम लोग ऐसा करते फिर से हमें एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। मतलब वही स्टैटिस्टिक्स का यूनिवेरिएट, मतलब जहां पर देखो हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स लिखेंगे स्टूडेंट लोगों का, लेकिन एक कंडीशन के साथ उनका ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका लिखेंगे जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला। तो इसका मतलब फिर से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए हो गया, यानी यूनिवेरिएट। बाइवेरिएट मतलब दो, यूनिवेरिएट मतलब वन। जब टेबल में एक ही वेरिएबल रहेगा तो यूनिवेरिएट, टेबल में जब दो वेरिएबल रहेगा, ये देखो टेबल में जब दो वेरिएबल रहेगा तो बाइवेरिएट। ये भी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है ये भी यूनिवेरिएट है। यूनि का मतलब, यूनिवेरिएट का मतलब एक, ठीक है, एक ही है ना। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वहां पर या ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स लोगों के स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का, उन स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहते हैं जिनको मैथ्स में 8 to 12 के बीच का नंबर मिला है, ऐसे कंडीशन को रखते हुए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 8 to 12 वाला ही लेना पड़ेगा, वो तो एग्जाम्पल है। तुम लोग कुछ और ले लो, 12 to 16,
16 to 20। अब मेरा ये क्वेश्चन है, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये एग्जाम्पल है तो मुझे बोलो कि इसमें कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं ऐसे। मैम 5टा। 1 2 3 4 5। तो ये 5 कंडीशन बन सकते हैं किसके लिए? स्टैटिस्टिक्स के लिए। सेम तरीके से मैथ्स के लिए कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं? 5टा। 5। ठीक है, तो टोटल कंडीशन कितना हो सकता है? 10। 10। ठीक है, तो वही आंसर मुझे चाहिए था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल में कितना सारा हो सकता है। तो इस टेबल में कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं? 5 + 5 10। 5 पर 5 + 5 कैसे है? अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो हम फिर से बताते हैं। देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टैटिस्टिक्स मार्क्स का उन स्टूडेंट का जिनको मैथ्स में 0 to 4 के बीच में मिला है, या फिर जिनको मैथ्स में 4 to 8 के बीच में मिला है, या फिर जिनको मैथ्स में 8 to 12 के बीच में मिला है, या फिर 12 to 16 के बीच में मिला है, या फिर 16 to 20 के बीच में मिला है। तो ये जो टेबल बना हुआ है इसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने पे मेरे पास 5 कंडीशन बन सकता है। बोलो, ये बात क्लियर है? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। मैम। अब सेम तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स मार्क्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उन स्टूडेंट लोगों का जिनको स्टैट में 0 to 4 मिला है, या फिर जिनको स्टैट में 4 to 8 मिला है, या फिर जिनको स्टैट में 8 to 16 मिला है, या फिर 12 to 16, या फिर 16 to 20। ऐसे करके मेरे पास ऑप्शन है कि हम 5 कंडीशन के साथ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ मैम। तो फिर टोटल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा 10 हो गया। वो तो इस टेबल के लिए 10 हुआ। अब इन जनरल फॉर्म में बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या समझ में आता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा जो 10 हुआ ये तो इस टेबल में हुआ बिकॉज यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 है। तो फिर इन जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? जितना सारा रो, मैंने থাকবে। रो और क्या बोलते हैं उसे? बोलो। कॉलम मैम, रो और हाँ, कॉलम। जितना सारा रो और कॉलम होगा एक टेबल में उतने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं। बोलो, ये बात समझ में आता है? हाँ मैम। हाँ वही मैम। चीज अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जो थ्योरी लिखेंगे ना अभी वही चीज लिखेंगे कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इफ वी मेक ए separate distribution from bivariate frequency distribution where we take one variable related to one class interval of another variable। where we take one variable, एक मिनट देख लेते हैं ठीक लिखा कि नहीं। related to one class interval of another variable, हाँ ठीक लिखा है। the total number of conditional distribution इक्वल हो जाएगा m प्लस n। m का मतलब नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो तुम लोग को बस ये m प्लस n समझ में आना चाहिए, यही मेन है। बाकी ये भी हम समझा देते हैं लेकिन ये कुछ मतलब याद करने का जरूरत नहीं। बोल रहा है इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, मार्जिनल में भी हम लोग सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, कंडीशनल में भी हम लोग सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ही बना रहे हैं।
यहाँ पर क्या होता है, वेयर वी टेक वन वेरिएबल, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, जैसे देखो यहाँ पर जो एग्जांपल है उसी से बताते थे, जैसे देखो इन्होंने कौन सा लिया है, स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल को लिया है, ठीक है। तो वेयर वी टेक वन वेरिएबल रिलेटेड टू वन क्लास इंटरवल ऑफ एनदर वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल कैसे लेना है, जो दूसरे क्लास इंटरवल मतलब दूसरे वेरिएबल को रिलेट करके चलेगा, मतलब एक रिलेशन रहेगा। जैसे कि मुझे स्टैटिस्टिक्स का उनका मार्क्स से लिखना है जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, रिलेटेड टू वन क्लास इंटरवल ऑफ एनदर वेरिएबल, ठीक है, जो दूसरे वेरिएबल के क्लास इंटरवल को रिलेट करेगा। यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या था, 8 to 12, इस 8 to 12 को रिलेट करते हुए जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है वो टेबल हम लोग को बनाना है। तो ऐसा कितना सारा बन सकता है, तो एक टेबल में जितने सारे रो या कॉलम होंगे उसका टोटल जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो बोलो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ये जो लिखवाया है मैंने। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम। तो अब हम लोग कोर रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोर रिलेशन, तो देखो कोर रिलेशन में क्या होता है, तो देखो जब भी यहाँ पर मैंने बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब क्यों बोला, जब रिलेशन का बात आ रहा है तो फिर एक वेरिएबल से रिलेशन क्या होगा, मतलब रिलेशन तो मिनिमम दो लोग होना चाहिए ना, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि कोर रिलेशन तो मिनिमम दो वेरिएबल के बिना रिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है, अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है, कैसा है, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेशन बताना है तो उसमें दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो इसीलिए हमें बाइवेरिएट डेटा पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब देखो कोर रिलेशन का मतलब, वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स at the same time, if it is found that the change in one variable leads to change in other variable, then while studying two variables at the same time, if it is found that the change in one variable leads to change in the other variable, change in other variable, either लिखो, then काट दो, either directly or indirectly, then the two variables are known to be associated or correlated। तो ये चीज तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जैसे कि अभी हम तुम लोगों से पूछ लेते हैं, बोलो अगर डिमांड मार्केट में बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, কমে যাবে। हम डिमांड ডিমান্ড বাড়বে, সাপ্লাইটাও বাড়বে। डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, ठीक हाँ है। বাড়বে। डिमांड अगर कम हुआ तो सप्लाई क्या होगा, কমে যাবে। ठीक है। इन जनरल ये वाला होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ने से डिमांड को मैम প্রাইস डिमांड বাড়বে, কমে যাবে, ডিমান্ড কমবে। डिमांड कम সাপ্লাই होता है, বাড়বে। हाँ। और उल्टा अगर देखे कि प्राइस कम প্রাইস होने কমবে, से ডিমান্ড বাড়বে। डिमांड बढ़ जाता है। अच्छा,
इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन तुम लोग इकोनॉमिक्स में काफी पढ़ते हो। तो ये जैसे इसको हम एक्स वेरिएबल बोल लेते हैं, इसको वाई, ठीक है। ये फिर से एक्स कर लो, ये वाई कर लो, ठीक है। ये एक्स कर लिया, ये वाई, ये एक्स और वाई, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है मैंने, जब हम लोग दो वेरिएबल्स को सेम टाइम में लेके स्टडी करते हैं, जैसे डिमांड एक वेरिएबल है, ठीक है, सप्लाई एक वेरिएबल है, प्राइस एक वेरिएबल है, डिमांड एक वेरिएबल है, तो हम लोग जब ये ম্যাম डिमांड এটা सब কি লিখেছেন? कौन The two variables are known to be एसोसिएटेड, एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। अच्छा देखो, तो जब हम लोग दो वेरिएबल्स को लेके स्टडी करते हैं सेम टाइम, इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल, जैसे कि देखो डिमांड चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रहा है, या फिर प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है। तो अगर एक वेरिएबल के चेंज का इम्पैक्ट अगर दूसरे वेरिएबल पे आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए, तो बोला जाता है दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मुझे बोलो, ये जो डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है या डिमांड कम होने से सप्लाई कम हो रहा है, तुम लोग को क्या लगता है ये कैसा रिलेशन है? दो ही रिलेशन हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बोलो कैसा रिलेशन है ये वाला? मैम ডিরেক্টলি। मैम हाँ, ये এটাও डायरेक्ट। हाँ, जब एक ही तरीके का बिहेव करेगा, मतलब दोनों बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों कम हो रहा है तो दोनों कम हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट। और जब उल्टा बिहेव करेगा तब हम लोग उससे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कोर रिलेशन का मतलब, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसको हम लोग कैसे करके यहाँ पर पढ़ते हैं, बोलते हैं अगर डायरेक्टली है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दोनों का थिंकिंग ऐसे समझो कि सेम है, ठीक है। मतलब डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है, तो दोनों में जो रिलेशन है वो सेम टाइप है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। जो डायरेक्ट है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। इफ टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, मतलब ये एरो देखो, दोनों अप दोनों डाउन, ठीक है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। और अगर उल्टा मूव होगा, मतलब एक अप तो दूसरा डाउन, ठीक है, तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। इफ टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग नेगेटिव जो है कोरिलेशन बोलते हैं। अब कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, नो कोरिलेशन। ये कब होता है? जब देखो रिलेशन कब होगा, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा तभी रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा बुरा का मतलब देखो, ये पॉजिटिव है तो उसको अच्छा बोल लेते हैं, चलो, और जो नेगेटिव है उसे बुरा बोल लेते हैं। मतलब पॉजिटिव भी रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन कोई भी रिलेशन नहीं है। ये कब होगा? इसका मतलब जब दो वेरिएबल एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा तब कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इम्पैक्ट करने पे रिलेशन होता है, तो इम्पैक्ट नहीं करेगा तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे किसी तरीके का इम्पैक्ट अगर नहीं कर रहा है एक दूसरे पे, तो फिर वो कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, नो कोर रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ कोर रिलेशन, कैसे करके मेजर्स किया जाता है। ए मेजरमेंट और
formula that represent the nature or direction of magnitude of correlation. मतलब अब हमें ना ये मेजर करने भी आना चाहिए कि रिलेशन कैसा है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हम लोग कैसे समझेंगे, वो मेजर करने आना चाहिए। यहाँ तो मैंने एरो देके दिखा दिया किस तरीके से, लेकिन इसको प्रॉपर कैसे मेजर किया जा सकता है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि एक फॉर्मूला है दैट रिप्रेजेंट द नेचर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को यूज करके जो है नेचर बता सकते हैं। नेचर का मतलब ये हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और डायरेक्शन का मतलब अप डाउन, ठीक है, ये हम लोग बता सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, मेथड 1 स्कैटर्ड डायग्राम, मतलब डायग्राम के थ्रू से, दैट हेल्प्स इन obtaining only direction of correlation। इससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्शन को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू से, बाकी और कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मेथड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको जब हम लोग, हाँ बोलो, ম্যাম দ্যাটের পরে ওটা কি লেখা আছে বুঝতে পারছি। that helps, আচ্ছা that helps। ম্যাম মেথড 1 এই প্রথমটাই বুঝতে পারলাম না। scatter, SCATTER, scatter diagram। अच्छा देखो, तो मेथड 1 जो है वहां पर हम लोग डायग्राम के थ्रू से बनाएंगे, बट डायग्राम का एक लिमिटेशन ये है कि डायग्राम सिर्फ हमें डायरेक्शन बता सकता है और कुछ नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो मैंने ऐसा एक डेटा ले लिया, ठीक है, x1 तब y10 होगा, ये मैंने एक एजम्पशन ले रखा, ये 2 होने से 20 और ये 3 होने से 30, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एक डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा तो देखो x में तो 1 2 3 है, लेकिन y है 10 23, तो हम y को ऐसे लिख लेते हैं, ये 10 फिर ये 20 और ये 30, ठीक है, और यहाँ लिख लेते चलो 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा अब इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, तो प्लॉटिंग इस तरीके से हो जाएगा ना, देखो जब x 1 है तो y 10 है, मतलब ये दोनों का यहाँ पर, मतलब ऐसे अगर ग्राफ पेपर में जाओगे ऐसे करके चेक करना, फिर ऐसे करके चेक करना, है ना, ये हो गया। अच्छा 2x जब 2 होगा तब y 20, तो फिर कैसे करते हो ग्राफ पेपर में, ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट लोकेट करते हो, फिर यहाँ पर ये दोनों के यहाँ का बीच का पॉइंट लोकेट करते हो, फिर x जब 3 है तो y 30 है, ठीक है, तो फिर कौन सा पॉइंट आ जाएगा ऐसे करके, ये मैंने अंदाजे से किया फ्री हैंड में, जैसा हो सकता है, ठीक है। अब लाइन कैसे लगेगा, फिर इस तरीके से ये पॉइंट को जोड़ते हुए, ठीक है, फिर भी मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट हटके हो जा रहा है, क्योंकि उतना परफेक्ट तो पॉइंट हुआ नहीं है ना, इसलिए आगे पीछे हो रहा है, तो ये हो गया। अच्छा अब ये रिलेशन कैसा है तुम लोग बता सकते हो मुझे, ये डेटा देख के बता सकते हो, x जब 1 है y 10 है, x जब 2 है y 20 है, x जब 3 है y 30 है, मतलब ম্যাম এটা ডিরেক্ট। हाँ देखो, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्ट दोनों बातें याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट याद रखने से होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव याद रखने से होगा, डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं परफेक्ट
परफेक्ट क्यों बोलते हैं वो आगे जाके समझ में आ जाएगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये तो तुम लोग को समझ में आ गया। अब परफेक्ट क्यों है वो हम बताएंगे, ठीक है, परफेक्ट क्यों है। इसके बाद एक डायग्राम होगा, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा परफेक्ट क्यों है। तो ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और वैसे जो है यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ से हम दिखा देंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बार हम खुद से करके दिखाएंगे तो तुम लोग को अच्छे से और भी समझ में आएगा। बाकी ये देखो ये डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर और एक ऐसा प्लॉटिंग करते हैं, एक्स वाई। एक्स जब 5 है तो वाई 50, एक्स जब 10 है तो y 30, और x जब 15 है मान लो y 70। अब प्लॉटिंग करेंगे 5 10 15, ये ले लेते हैं 5 10 15, और ये है 30 50 और 70। तो 30 50 और 70 20 का ही गैप है, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, x अगर 5 है तो y 50 है, मतलब ये वाला यहाँ पर। अच्छा, x अगर 10 है तो y 30 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 15 होने पे 30 है, सॉरी 70 है। तो मतलब x अगर 15 है तो y मतलब कहाँ पर लगेगा ये वाला, ইধার যেখানে আপনি করেছেন ম্যাম সেখানেই তো হবে। এখানে তো। ম্যাম হুম, এখানে নয়তো 70 তো উপরে আছে। ম্যাম ওপরে হবে। হ্যাঁ ऊपर হবে, अच्छा। तो ये तो खिचड़ी हो गया, ऐसा करने पे तो नहीं समझ में आएगा, नीचे की तरफ लेना पड़ेगा मुझे, तो नीचे নিচে का ম্যাম ওই डेटा ডার্ক लेना। তাহলে ম্যাম ওই ওটাকে ডার্কটা 10 নেওয়া করতে হবে, তাহলে পারফেক্ট 20 গ্যাপ হবে, আর তাহলে মাইনাস নেগেটিভ 30 কোরিলেশনও 40 হয়ে যাবে। 50 50 আর 20 70ই তো হচ্ছে। এই গ্যাপটা ঠিক করতে হবে, কত কত লিখবো। ম্যাম 10 30 থেকে 10 লিখি 50, তাহলে পারফেক্ট 20 করে গ্যাপ হচ্ছে। তাহলে 70টা তো নিতে পারবো না। না তাহলে ম্যাম ম্যাম ওটা উল্টো করে করতে হবে ওটা, মানে এক্সটা হবে 70, एक काम তারপর करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, हो जाएगा, रुको रुको। ये वाला ये 10 कर देने से नहीं हो जाएगा। হ্যাঁ इसको अगर ওইটাই তো ম্যাম প্রথমে বলছিলাম যে 10 করে করতে হবে, 10 इसको 30 10 कर 50। लेते हैं y, तो इसका मतलब ये देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर x 15 है तो y 10 है, 10 मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ कर देते हैं, ठीक है, अंदाजे से, হুম, ठीक है। अब ठीक है ना, হ্যাঁ ম্যাম। ये 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जोड़ो, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है लाइन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा रिलेशन है बोलो। নেগেটিভ কোরিলেশন। ये है नेगेटिव, ম্যাম এটা ठीक है, क्यों এটা पॉइंट नेगेटिव পারফেক্ট নেগেটিভ হবে। নেগেটিভ কি করে হবে? क्या ना, 5 হলে 50, হ্যাঁ এক্স তো এটা বাড়ছে ওয়াই কমছে। তো এটা দুটোই কমতে হবে। হ্যাঁ কমছে ম্যাম তো দুটোই তো প্রত্যেকটা। কমছে। ম্যাম ওটাতে ছিল না ওই ডিমান্ড বাড়ছে তো সাপ্লাইও বাড়ছে, ওটা ছিল পজিটিভ। এবার নেগেটিভ হলে কি হবে, ডিমান্ডও কমবে সাপ্লাইও কমবে, কিন্তু এখানে ডিমান্ড তো বাড়ছে কিন্তু সাপ্লাই তো না কমছে। না না না, দেখো যদি ওটার দাম ওটা বাড়ছে আর ইয়েস। ডাইরেক্ট, এক সেকেন্ড, এটা মানে হচ্ছে যদি দুটোই অ্যারো সেম দিকে মুভ করে তাহলে ওটাকে বলছে ডাইরেক্ট, ঠিক আচ্ছা আছে। হ্যাঁ ডাইরেক্ট সেম দিকে যদি মুভ করে, আর অপোজিট যদি করে তাহলে নেগেটিভ। তো এটা হ্যাঁ অপোজিটই করছে, ঠিকই বলেছো, এটা তো অপোজিট করছে, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে না। এবারে দেখো যার যা হ্যাঁ এটা কনফিউশন ছিল। আচ্ছা। ওটাই ম্যাম বলছিলাম যে এটার সাথে যদি রিলেট করতে হয় তাহলে প্রাইস বাড়ার সাথে ডিমান্ড যে হ্যাঁ হ্যাঁ সম্পর্ক সেটাকে রিলেট করতে হবে।
हाँ मतलब ऑपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव, ये समझ में हाँ आ गया। देखो ऑपोजिट हो रहा है नेगेटिव, वही लिखा हुआ है, ये देखो ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। और इसके आगे भी परफेक्ट लिख दो, परफेक्ट क्यों है वो समझ में आएगा अब। ठीक है, ম্যাম, টোটাল যেটা গ্যাপিং রয়েছে সবগুলোর মধ্যে, ওটা ইকুয়াল বলে এটাকে কি পারফেক্ট বলা হচ্ছে? না না ওই জন্য নয়, আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ডের জন্য বলছি। अच्छा अब देखो, परफेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि जब मेरा एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनता है तो परफेक्ट बोलेंगे। जब मेरा एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे अगर तुम लोग ड्रॉ देखोगे, जैसे यहाँ देखो इन्होंने डॉट डॉट किया है, वो बात नहीं है, मैंने एक लाइन बनाई, इन्होंने डॉट डॉट किया है, लेकिन ये एक लाइन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये कैसा लाइन है, ये लाइन कैसे है, अपवर्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्या समझ में आ रहा है? क्या ये बोल सकते हो कि एक लाइन है, दो लाइन है, सर्कल है, ओवल है? क्या ये कुछ समझ में आ रहा है क्या है एग्जैक्टली हाँ मैम। exactly? ये एग्जैक्टली क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट। मतलब इसको इम्परफेक्ट नहीं बोल के इसके लिए एक अलग लैंग्वेज यूज किया गया है जिसको बोलते हैं लो डिग्री। ठीक है, लो डिग्री। जैसे देखो ये एक परफेक्ट लाइन बना है, ठीक है, ये कैसा लाइन है बोलो तो ये डाउनवर्ड। ठीक है, ये एक परफेक्ट लाइन बना है। तो जब लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, एक परफेक्ट जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ही उसे परफेक्ट रिलेशन बोलते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे हमें रिलेशन मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, या फिर इस तरीके का कोई रिलेशन मिल रहा है, या फिर इस तरीके का कोई रिलेशन मिल रहा है, या फिर इस तरीके का कोई रिलेशन मिल रहा है जो परफेक्टली कुछ भी नहीं है, बट है कुछ तो एक है, बट क्या है नहीं समझ में आ रहा है, एकदम एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना वो र्यूमर्स की तरह। ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा रिलेशन है, बट है। बट ये देखो क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ऐसा रिलेशन है, ये देखो क्रिस्टल क्लियर है कि ऐसा रिलेशन है। बट ये बाकी जो भी डायग्राम देख रहे हो, जैसे कि ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देखो, या फिर ये वाला देखो, ये सब जो है ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखो परफेक्ट कोरिलेशन, और इसमें क्या लिखा है, ये पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट नहीं है। अब ये क्यों पॉजिटिव है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है दो हम लोगों ने समझ लिया, परफेक्ट क्यों है वो भी चलो बता ही दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरा कोई डायग्राम कुछ इस तरीके से है ये देखो ऐसे, वही जो किया हुआ है वही हम दिखा तुम लोग को, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ना कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अगर परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो उसे कभी भी परफेक्ट रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन जो है ये कैसा बना है, अपवर्ड की डाउनवर्ड। जैसे देखो इसको अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। ये डॉट डॉट से जो भी लाइन बना है ये देख के तुम लोग को क्या लग रहा है, अपवर्ड वाला है कि डाउनवर्ड वाला है बोलो? अपवर्ड वाला है। अपवर्ड ठीक वाला है, ही है। अपवर्ड वाला है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है तो अपवर्ड वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। तो परफेक्ट नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लो डिग्री। ठीक है, मतलब ये उतना अच्छा रिलेशन नहीं है तो उसको बोलते हैं लो डिग्री, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। बोलो समझ में आया, क्या याद रखना हाँ है? मैम। अच्छा, ম্যাম फिर दूसरा और एक बना लेते हैं, चलो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कैसा वाला बना है बोलो? ওটা डाउनवर्ड। ডাউন डाउनवर्ड बना है। ठीक है, डाउनवर्ड्स है। तो फिर इसको लिखेंगे क्या, डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। করে कोरिलेशन। हाँ, और परफेक्ट तो है नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, लो डिग्री। हाँ लो डिग्री, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, ये भी पॉइंट पॉइंट दिया है, ये ऊपर वाला और इसमें फर्क क्या है बता सकते हो? ये और इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बता सकते हो?
वो मैम थोड़ा सा ओवल टाइप का है पर नहीं, वो ड्रॉ पे मत जाओ, ड्रॉ मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ये पॉइंट्स के हिसाब से सोचो। ম্যাম এর ওর পয়েন্টটা মানে অনেকগুলো ছড়িয়ে আছে আর এটা বেশি হ্যাঁ, ছড়িয়ে নেই। মানে এটা অনেকটা বেশি কাছাকাছি আছে, ঠিক আছে, मतलब ये मेरा ड्रॉ पे मत जाओ, ठीक है, हम दोनों सेम ही करना चाह रहे हैं बट शायद ना हो, मतलब यहाँ का जैसे ड्रॉ है यहाँ भी वही ड्रॉ करना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो पॉइंट्स है, जो बिंदी बिंदी है वो दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदी बिंदी है वो पास पास है, ठीक है, वो पास पास है। तो फिर लेकिन है ये भी अपवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड है तो क्या बोलोगे? পজিটিভ কোরিলেশন। हाँ, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट लाइन तो नहीं बना कि हम इसे परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे। तो ये दूर दूर था, तो मतलब समझो ना, रिलेशन थोड़ा दूर दूर है तो लो डिग्री, लेकिन थोड़ा पास पास है फिर भी उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो पास पास है तो उसको लो डिग्री का ऑपोजिट क्या बोलोगे? হাই डिग्री। हाई हाई डिग्री। डिग्री। ये हो गया हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सेम तरीके से ये वाला फिर से वैसा ही होगा, ठीक है, जैसे मतलब हम चाहेंगे कि सेम ऐसा ही ड्रॉ हो बट होगा नहीं मेरे से। अब बस इतना समझो कि ये पॉइंट्स जो है हम बनाएंगे वो एकदम पास पास करके बनाएंगे, ठीक है, इसमें बिंदी बिंदी दूर दूर है, यहाँ पर बिंदी बिंदी जो है वो पास पास है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड हो गया, तो डाउनवर्ड होने से क्या होता है? नेगेटिव। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ, अब परफेक्ट तो है नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा सिर्फ तभी परफेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा बन रहा है, तो ये हो गया हाई डिग्री, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, पॉइंट्स काफी एक दूसरे के आसपास है, ठीक है, तो इसीलिए हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो इतने से देखो, जो समरी अभी तक जो समरी निकल के आया उसमें क्या है कि अगर अपवर्ड हुआ तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हुआ तो नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरा ड्रॉ एक स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है तो परफेक्ट जो है कोरिलेशन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना के दे रहा है, पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स कैसा है? अगर पॉइंट्स काफी दूर दूर स्कैटर्ड है तो फिर लो, अगर जुड़ा हुआ है तो फिर मतलब कंसेंट्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो फिर उसे हम लोग हाई डिग्री बोलेंगे, ठीक है। और अपवर्ड होने पे पॉजिटिव, डाउनवर्ड होने पे नेगेटिव, बस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा और देखो, अगर ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का है, उतना अच्छा तो नहीं हुआ, बुक्स में दिखा देंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन है? देखो, रिलेशन तभी होगा अगर मेरा एक लाइन दिख रहा है मुझे, चाहे वो परफेक्ट नो स्ट्रेट लाइन हो। कोरिलेशन। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन, सही है, नो कोरिलेशन। क्योंकि रिलेशन जब होगा तो या तो देखो, दोनों दोनों ही डेटा, दोनों ही वेरिएबल्स एक ही तरीके से मूव करेंगे तो फिर पॉजिटिव, या फिर ऑपोजिट मूव करेंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, इसीलिए ऐसा सर्कल जैसा बन गया, ठीक है। नहीं तो क्या होता, चाहे रिलेशन अच्छा हो बुरा हो, हाई हो लो हो, एक स्ट्रेट लाइन मुझे किसी भी तरीके पॉजिटिव से में देख। नेगेटिव तो होता ही। हाँ, कुछ तो होता, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए नो कोरिलेशन, ऐसा अगर हुआ तो नो कोरिलेशन, ठीक है। और एक बना के दिखाते हैं यहाँ पर तुम लोग के, तो ये ये भी मैडम नो कोरिलेशन ही हाँ, है। ये नो कोरिलेशन, ठीक है। ये देखो, मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है, तुम लोग इसको देख के बाद में खुद से ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो, ये चीज बनाना चाह रहे थे तो इन्होंने, मैंने ऐसे किया है, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, मतलब स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से नहीं बनेगा, ना तो परफेक्टली बनेगा ना तो इम्परफेक्टली बनेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने कैसा नाम दिया वो भी दिखा देते हैं तुम लोग को, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है पॉजिटिव कोरिलेशन, मैंने भी बोला देखो, ये पॉजिटिव है लेकिन कैसा है, ये कैसा वाला है, यहाँ पर तुम लोग बोलो ये हाई डिग्री वाला है कि लो डिग्री वाला है? हाई डिग्री मैं वाला। लोड। लो डिग्री होना चाहिए, देखो दूर दूर है ना, बहुत ও पास पास तो नहीं है। প্রথম একটা বলছেন। हाँ, अब ये वाला परफेक्ट कोरिलेशन, এটা और ये कौन सा পারফেক্ট वाला है? কোরিলেशन। ये पॉजिटिव है। পজিটিভ।
और ये वाला ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, ये देखो लिखा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ये भी नेगेटिव है, नीचे के तरफ है ना। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ डिग्री के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो ये बिंदी बिंदी रखा है ना, अब इनके लिए ये हाई डिग्री है कि लो डिग्री समझना थोड़ा मुश्किल है, इन्होंने वहां पर इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, हाई डिग्री है कि लो डिग्री, बस इतना बता दिया है क्योंकि ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि दूर दूर है तो मैं हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाला है। अब यहाँ पर क्लियर इस बात को नहीं बताया, बट एक होता है नेगेटिव जो बोलते हैं हाई डिग्री लो डिग्री, वो अगर तुम लोग को कभी क्वेश्चन में पूछे तो कैसे समझोगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए तभी समझ पाओगे। जैसे मैंने इसी को यहाँ पर ज्यादा करके दिखाया तो जुड़ा हुआ है तो ही तुम लोग बता सकते हो। अब अगर हम सिर्फ ये बता देंगे तो तुम लोग कैसे बोलोगे कि दूर दूर है कि पास पास है, उसके लिए कंपैरिजन होना चाहिए तभी बता सकते हो ना कि दूर दूर है कि पास पास है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तो उस चीज को क्लियर नहीं किया है, बस बता दिया है कि नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैंने तुम लोग को ये पॉइंट बताया तो जरूर याद रखो कि लो डिग्री हाई डिग्री क्या होता है, ठीक है। और ये दो नो को रिलेशन, ये देखो ये इन्होंने भी बता रखा है, ये देखो नो को रिलेशन नो को रिलेशन, ठीक है, ये वाला। ম্যাম এগুলো, ম্যাম এই সব ডায়াগ্রাম গুলোই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম? হ্যাঁ এগুলো সবই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, কারণ এই যে পয়েন্ট গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম বলে এটাকে। ये देखो ये पूरा ही होता है स्कैटर डायग्राम। दिस इसका আপনি मतलब है। हाँ बोलो। যে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরিলেশন আর পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন, ওগুলো যে একটা স্ট্রেট লাইন আসবে, ওগুলো স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম? হ্যাঁ মানে ওই ডায়াগ্রামটার নামই হচ্ছে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, মানে যেভাবে দেখানো হয় আঁকার যে প্যাটার্নটা ওটাকেই বলছে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম। আচ্ছা। ये देखो दिस इज ए सिंपल डायग्रामेटिक मेथड, इस मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम टू एस्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन ए पेयर ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी पेयर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग डायग्राम के थ्रू से दिखा सकते हैं, जिस डायग्राम का नाम दिया है स्कैटर डायग्राम, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ये सब तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने नहीं बोला है। अब देखो यहाँ पर ये देखो स्कैटर डायग्राम कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, किसी भी तरीके का कोरिलेशन के लिए हम लोग स्कैटर डायग्राम दिखा सकते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर ये सब लिखवाएंगे हम, ठीक है, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। ये मेथड का नाम है, ठीक है, जिस डायग्राम को यूज करके दिखाया जाता है। अच्छा अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड 2। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये क्या है देखो, ये जो है ये सबसे बेस्ट मेथड माना गया है रिलेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि डायग्रामेटिक वाला मेथड में क्या प्रॉब्लम है, देखो डायग्रामेटिक वाला मेथड जो है इसमें सिर्फ से हम लोग जो है इसका मूवमेंट बता सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना यहाँ पर नेचर या फिर डायरेक्शन बोल सकते हैं, वही बता सकते हैं डायरेक्शन या नेचर। नेचर का मतलब हाई डिग्री लो डिग्री, इस चीज को बोलते हैं नेचर, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड ये बता सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते हैं क्योंकि वैल्यू के लिए फॉर्मूला चाहिए कैलकुलेशन चाहिए। तो वो मेथड क्या है, उस मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन जो जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया उनका नाम है, ये देखो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये वाला। अच्छा अब इसका इस मेथड का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला है कि इट हेल्प्स इन obtaining direction as well as strength of correlation। तो जैसे स्कैटर डायग्राम हमें बताता है डायरेक्शन और जो है स्ट्रेंथ या नेचर, जैसे हाईली पॉजिटिव है हाईली नेगेटिव है, तो ये भी वो बता सकता है हमें, मतलब जो स्कैटर डायग्राम बता सकता है वो ये बता सकता है। तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसके अलावा भी बता सकता है। और एक बेनिफिट लिखो, ये सबसे एक्यूरेट बोला जाता है, बट सॉरी बट लिख दिया मैंने, बेस्ट, गलती से बट लिख दिया, बेस्ट मेथड एज
मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा तो तुम लोग कैसे पूछा जाएगा, बेस्ट मेथड कौन सा है, फिर ऑप्शन दे देगा दिस दिस दिस, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, दिस दिस दिस, इसीलिए ये पॉइंट लिखवाया। बाकी देखो ये पॉइंट लिखवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, लेकिन ये इसीलिए लिखवा दिया क्योंकि एमसीक्यू में अलग से में पूछ लेता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है या फिर एक्यूरेट मेथड कौन सा है। तो ये सबसे बेस्ट माना गया है और ये सबसे एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, it is defined as the ratio of covariance between the two variables, between the two variables to the product of the standard ম্যাম কোভেরিয়েন্স এর পরেরটা কি লিখেছেন? between ওকে। between the two variables to the product of the standard deviation of the two variables। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बोल रहे हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, मतलब ये ना एक रेशियो है। रेशियो का मतलब समझ में आता है, जैसे मान लो 2:3 एक रेशियो हो गया, इसको कैसे लिख सकते हो 2/3। मतलब ये फॉर्मूला समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेशियो है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो एक रेशियो है। तो रेशियो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। अब किस चीज का रेशियो है, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो रेशियो किस चीज का है वो बता रहा है। तो बोल रहा है एक तो है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये लिखते हैं देखो, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स क्या होगा, एक एक्स ले लेते एक वाई ले लेते, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। टू टू मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। रेशियो में जब टू बताया जाता है, जैसे 2:3, ठीक है, इज टू, तो वो 2:3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वही चीज टू टू प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, वही दो वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दो वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट किया जाता है, एस डी लिख सकते हो या फिर ऐसे सिग्मा से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम एक बार एस डी लिख देते हैं। तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ y का मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोग का क्या निकल के आएगा, ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है r नीचे कॉमा नीचे ब्रैकेट में x कॉमा y, क्योंकि दो वेरिएबल्स का निकलेगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे कोरिलेशन, जहां पर दो वेरिएबल तो मैंडेटरी है। तो आर ऑफ एक्स वाई ऐसे बोल सकते हैं या सिर्फ आर लिखने से भी होगा, लेकिन इतना दिमाग में बैठा लो कि स्मॉल आर का मतलब ही होता है कार्ल पियर्सन को प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब प्रोडक्ट मूवमेंट क्यों बोलते हैं, देखो प्रोडक्ट हो रहा है ना। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये एक रेशियो है किस चीज का, दो वेरिएबल्स के कोवेरिएंस के साथ उसी दो वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लिखा, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी को मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, कोवेरियंस को स्मॉल में कॉव बोला जाता है, ठीक है। कोवेरियंस को कॉव बोलोगे, कॉव एक्स वाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो
अब एक चीज तुम लोग को समझाएंगे, फॉर्मूला तो यहाँ लिखेंगे, तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जगह रख देना, ठीक है? कितना जगह रखोगे? मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? एक लाइन और रख देते हैं इधर थोड़ा सा लिखने के लिए। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझाने के लिए तुम लोग को थोड़ा याद दिलाते हैं एसडी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जिन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है उनको पता होना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कभी स्कूल में पढ़ा है, तो भी जो फॉर्मूला है हम वही अभी बोलने वाले हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और बाकी जब मेरे पास फिर से ये सारा प्रीवियस चैप्टर रिवीजन होगा या फिर जिनका पहली बार होगा तब भी कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला है, याद रखना है तो हम अभी बताते हैं, तो याद रखो, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जिसको सिग्मा, ये सिग्मा साइन होता है, ठीक है? हम सारा चीजें डिटेल्स में बता रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है उनको ही याद है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। चलो अभी चेक करते हैं याद है कि नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो बोलो एसडी का फॉर्मूला कुछ भी याद है? नहीं याद है तो देखो, जिनका मिस हो गया है वो भी टेंशन ना लो, क्योंकि जिन्होंने मिस नहीं किया उनको भी याद नहीं है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ ये वाला फॉर्मूला था। हाँ, एक चीज है कि जिन्होंने क्लास किया है पहले उनको ये देखने से थोड़ा नया नहीं लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, और जिन्होंने कभी नहीं किया उनको नया लगेगा। लेकिन अगर भूल गए हो तो सभी के लिए मेरे हिसाब से नया ही हो गया, और क्या। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको, इसका और एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया ये मत पूछो, ठीक है? ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डिविजन का ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या फिर ये फॉर्मूला भी होता है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविजन का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं एसडी के, जैसे फ्रीक्वेंसी वाला ये सब। तो अभी यहाँ पर जो चाहिए हम उतना ही बता रहे हैं, तो उतना ही याद कर लो, ठीक है? तो एस डी ऑफ वाई अगर हम लिखेंगे तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, एस डी ऑफ वाई, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। उसके लिए भी बोलो, अब देख देख के बोलो। यहाँ अगर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, वाई वाले को? y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हाँ, और डिवाइडेड बाई एन, और ये n और देके क्या लिखोगे? समेशन ऑफ y स्क्वायर बाई n माइनस माइनस समेशन ऑफ, हाँ, वाई बाई एन y का बाई n का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा। अब दूसरा पेज लेना पड़ेगा मुझे। वेरियांस का मतलब क्या होता है? वेरियांस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, ठीक है? ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है? कि वेरिएंस का मतलब एसडी का स्क्वायर होता है। अब ये सब चीज जो है देखो, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो याद तो रखना पड़ता है, ठीक है? तो अभी ये सब इतना कुछ अभी याद नहीं रखना है, अभी ये याद रखने से ही होगा, लेकिन इसको करने के लिए ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम धीरे धीरे बता रहे हैं, बाकी देखो प्रैक्टिस से हो जाता है, हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग को घर पे बैठ के ये रटना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं। हम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड हो या ना हो, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है? तो तुम लोग भी थोड़ा कोशिश करो पुराने चीजों को देख के याद रखना, ठीक है? तो वेरिएंस का मतलब होता है एसडी का स्क्वायर, तो ये मैंने 3 फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है? अच्छा। अब देखो, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वेरिएंस नहीं चाहिए, मुझे देखो क्या चाहिए, सॉरी, मुझे कोवेरिएंस चाहिए। को इसीलिए क्योंकि 2 है, ठीक है? तो वेरिएंस का मतलब एस डी का स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या निकल के आएगा, क्या ये रहेगा? बोलो, रूट का होल स्क्वायर होने से या ये बचा हुआ रहेगा? আরে রুট উঠে গেলে এটা থাকবে না, রুটের হোল স্কয়ার মানে? हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, अब
और ये समेशन हटा दिया गलती से। अब देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बोलो, ये लिख सकते हो x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? हाँ मैम। हम अब क्योंकि मेरा दो वेरिएबल है तो एक हम ऐसा लिख देते हैं, एक हम ऐसा लिख देते हैं, क्या चलेगा? मतलब हम रिलेट करना चाहते हैं कि दो वेरिएबल से कोवेरियांस कैसे बनेगा। तो वेरियांस का मतलब ये, तो ये एक वेरिएबल के ऊपर है, ओनली एक्स के ऊपर। जब इसको हम एक्स वाई में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या हम इस चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं? मतलब एक हाँ एक्स वाला लिख दिया, एक वाई वाला लिख दिया। हाँ दो लिख सकते वेरिएबल हैं। लेना है तो एक जैसा वेरिएबल नहीं लेके एक एक्स और एक वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और दूसरा वाला जो फॉर्मूला था, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि मुझे वेरियांस चाहिए, ठीक है। तो अब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम लोग बताओ। ये तो नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल मैथ्स है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स से थोड़ी ना रिलेशन है। अगर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा? रूट हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? हम बाद बाकी वही समेशन एक्स ये वाला स्क्वायर। बचेगा। अब समेशन एक्स के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स बाई एन, और समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स बाई एन। बोलो, एक्स हाँ के स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर है, मतलब समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स बाई एन, क्या ऐसे लिख हाँ सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर मुझे दो वेरिएबल लेना है तो एक एक्स रखोगे, दूसरा वाई रख लेना, ठीक है। और इसमें एक एक्स और दूसरा वाई। वही। बोलो, समझ में आया इतना बात? ये हाँ मैम। सिखा रहे, ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं। ये क्यों सिखा रहे हैं? ताकि फॉर्मूला जब समझोगे तो समझ में आए। मतलब अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। कौन तुम लोग को ये थोड़ी ना देगा 1 मार्क के लिए ये सब करके दिखाना। ये हम समझा रहे हैं कि वेरियांस क्या था। वेरियांस का मतलब एच डी का स्क्वायर। तो अगर एच डी ऐसा है तो एच डी का स्क्वायर ऐसा होगा। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू से। दूसरा और एक फॉर्मूला मैंने तुम लोग को एच डी का बताया था, या तुम लोगों ने पहले कभी किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आज पहली बार ही कर रहे हो, ऐसा ही मान लो। वैसे भी भूल गए हो जिन्होंने किया है तो। इसका फिर से वही वेरिएंस निकालेंगे, तो ये रूट हट गया। रूट हटने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, और फिर इसको हम एक्स के जगह, सिर्फ एक्स के जगह वाई से रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो, मेरा ये जो फॉर्मूला है कॉफ एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर मेरा जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉव एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब कॉव एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब कॉव कॉव का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, कॉव एक्स कॉमा वाई का मतलब हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब नहीं, रुको, ऐसे लिखते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मेरा ये जो फॉर्मूला है, यहाँ आ जाते हैं, जगह तो मैंने यहाँ रख रखा है, ठीक है। यहाँ समझाते हैं, देखो, एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, इसका मतलब क्या ऐसा नहीं होगा, वेरियांस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। वेरियांस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये तो ऊपर है ही को वेरियांस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। क्योंकि देखो, एच डी इंटू एच डी तो स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो गया ना, तो फिर वो वेरिएंस हो जाएगा। और अगर तुम लोग वेरिएंस ना भी लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई लिख देना। फिर भी तुम लोग देखो, फॉर्मूले में अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग का वेरिएंस ही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तुम लोगों ने जो मेरे पास कॉव वाला फॉर्मूला सीखा, तो मैंने कॉव वाले फॉर्मूले दो सिखाए। देखो, कॉव एक्स वाई दो होगा यहाँ पर, यहाँ लिख के फिर वहां पर पुट कर देंगे। देखो, एक है कॉव एक्स कॉमा वाई, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है समेशन
x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। एक ये आ जा रहा है कॉब एक्स वाई का मतलब। दूसरा एक और आ रहा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एक ये वाला आ रहा है समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है। तो ये हो गया कॉफ का फॉर्मूला। अब एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई है, बाकी देखो क्या है, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अब एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई कौन सा फॉर्मूला लोगे, ये देखो दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, एस डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला और एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला भी लिखवा दिया है। तो नीचे ये वाला वैल्यू आ जाएगा एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई का। या तो ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। अब डिपेंड कर रहा है कौन सा कब लिखोगे। तो कौन सा कब लिखोगे, देखो अगर कॉफ का वैल्यू ये वाला ले रहे हो, ठीक है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए एसडी का, बताओ कौन सा वाला लिखोगे, बेटा पहले वाला, ठीक है, एस डी ऑफ एक्स और वाई का ये लिखोगे। और अगर ये सेकंड वाला लिख रहे हो तो फिर ये वाला लिखोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं चलो, तो समझ में आएगा। रुको दिखाते हैं क्वेश्चन। ये तो अलग फॉर्मूले से हम लोग एक यहाँ से करके देखेंगे। ये देखो इफ फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y कोवेरियंस the covariance variance of x and variance of y are 40 16 256 respectively, what is the value of correlation coefficient। तो ये कोवेरियंस वेरियंस जब बोल रहा है इसका मतलब कार्ल पियर्सन के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो सेट बी का क्वेश्चन 1 करके देखो, समझ में आएगा कि कैसे करके फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है कि दो वेरिएबल से एक्स वाई द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई आर 40 16 256। कोवेरियंस कितना है, इसको कैसे रीड करोगे, देखो लिखा है द कोवेरियंस कॉमा वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई आर 40। तो 40 क्या है, कोवेरियंस है, ठीक है। वेरियंस कितना है 16, ठीक है। और वेरियंस ऑफ y कितना है 256। हम लोग को बोला है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या पूछा है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लिखा हुआ है देख के बोलो, कॉफ। आर आर। अच्छा आर। कॉफ तो फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। अब आर के साथ ऐसे एक्स वाई लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कॉफ एक्स कॉमा वाई बाई डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। ये याद करना है और कुछ नहीं, ये सारा चीज तो समझाने के लिए ये याद करना है, ये फॉर्मूला कि कॉब ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो कोवेरियंस दिया हुआ है 40, तो कोवेरियंस का मतलब कॉफ, तो कॉब एक्स कॉमा वाई मुझे दिया हुआ है 40, तो ये पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए कि ये 40 है क्या, कोवेरियंस है। तो कोवेरियंस का मतलब कॉफ, कॉफ का मतलब कॉफ दो वेरिएबल्स का पहले ही बता दिया एक्स वाई का, वेरियंस ऑफ एक्स, तो वेरियंस ऑफ एक्स मुझे बताया है, वेरियंस ऑफ एक्स बता दिया है, एज वेल एज वेरियंस ऑफ वाई भी बता दिया है, 16 और 256, ठीक है। तो देखो सभी बता दिया है, निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आर एक्स वाई निकालना है तो कॉब एक्स वाई की जगह कितना लिखोगे बोलो, 40। 40। अब ये वेरियंस है लेकिन ये एस डी है, तो मैंने ये फॉर्मूला भी तुम लोग को याद दिलाया, वेरियंस इक्वल टू एस डी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे वेरियंस दिया हुआ है तो एस डी कितना होगा, मैम 16 এর স্কয়ার। স্কোয়ার কি করে হবে, वेरियंस इक्वल टू एस डी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा x का वेरियंस 16 है, तो 16 इक्वल टू एस डी स्क्वायर x के केस में, तो फिर एस डी कितना हो जाएगा 4। 4। तो अच्छा फिर एस डी ऑफ y कितना होगा
सेम तरीके से ये টু x का है ওটা রুট হবে তাহলে 16 হবে। হুম तो वेरिएंस ऑफ y है 256 और ये SD का स्क्वायर होता है तो SD कितना हो जाएगा रूट लगा लो कितना हो मैम रहा है 16 হবে। 16 ठीक है तो RXY कितना हो जाएगा 10/16 बताओ कितना आ रहा है मैम 0.625। 0.625 चलो चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं हाँ है ऑप्शन बी হবে। बी तो कुछ उतना मुश्किल नहीं है जैसा तुम लोग अगर सोच रहे होगे पता ম্যাম नहीं इतना कुछ क्या क्या बता दिया हाँ बोल ম্যাম ওইটা হ্যাঁ एখানে तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन चीजों को याद रखना पड़ेगा लाइक वेरिएंस इक्वल टू एस डी स्क्वायर अब 16 देखा कि नहीं तुम लोगों ने मान लो पुट कर दिया 16 और 256 तब तो गलत आंसर आ जाएगा ना तो दिमाग में ये रखना है कि वेरिएंस अलग होता है एस डी अलग होता है वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर फिर एस डी मतलब क्या होगा तो ये छोटा छोटा चीज याद रखोगे तो हो जाएगा कुछ डिटेल्स में तुम लोग को नहीं पूछने वाला कि ये सब करके दिखाओ नहीं ये सब नहीं पूछेगा ठीक है लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं ऐसा और एक दो है तो देख लेते हैं अच्छा अब ये वाला करके देख सकते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेट बी का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें क्या बोला है बोल रहा है कि अगर cov x comma y 15 है व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y ठीक है तो उसके लिए पहले ना r का लिमिट पता होना तुम लोगों को जरूरी है ठीक है मतलब ये जो r बताया ना मैंने अभी मतलब r का मतलब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी तुम लोग को सिखाया ये वाला ठीक है तो इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं अब ये r का लिमिट जो है लिमिट का मतलब ये r कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ये तुम लोग को पता होना चाहिए तो ये r जो है -1 से लेके +1 मतलब एक बार ये क्वेश्चन ले लिया है तो हम एक बार लिमिट बता देते हैं बाद में डिटेल्स में लिखवाएंगे एक्चुअली r का जो वैल्यू है -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू +1 होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है r का वैल्यू +1 से कम या उससे बराबर हो सकता है +1 से कम या उसके बराबर हो सकता है और -1 से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है ठीक है मतलब मैक्सिमम +1 तक जा सकता है और इधर -1 तक जा सकता है ठीक है ये चीज तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है अब शायद तुम लोग ये कर पाओ cov x y अगर 15 है रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगा एस डी ऑफ x और y पे तो देखो आर एक्स वाई का ये फॉर्मूला फिर कार्ल पियर्सन को ही बता रहा है क्योंकि cov का बाद बता रखा है तो ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ठीक है तो आर एक्स वाई वाई कुछ हमें नहीं बताया हमें फिर सिर्फ बोला है कि cov जो है वो 15 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई पे क्या रेस्ट्रिक्शन लग सकता है ये तुम लोग को बताना है तो क्या क्या आंसर दिया हुआ है बोल रहा है कि नो रेस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन मोर देन 15 होना चाहिए लेस देन 15 होना चाहिए और द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी लेस देन 15 इसमें से एक आंसर तो तुम लोग अभी काट सकते हो कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता है वो कौन सा है बता सकते हो ম্যাম लास्ट এ द হবে सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी लेस देन 15 क्योंकि सम का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं सम का थोड़ी ना कोई कंसेप्ट है हम लोग का सम का कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है हम लोग का प्रोडक्ट का कंसेप्ट है हाँ बोलो ম্যাম এরটাও তো কেটে যাবে নো রেস্ট্রিকশন দিয়েছে। हाँ नो নো रिस्ट्रिक्शन রেস্ট্রিকশনটাও হওয়ার কথা নয় কিছু না কিছু তো রেস্ট্রিকশন থাকবে ঠিক আছে तो बी और सी में से कुछ एक होगा अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर ये मेरा 15 है तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं तो अगर ये मेरा 15 से कम हुआ मान लो 14 तो क्या आंसर आएगा डिवाइड करके देखो ना ম্যাম 1.0714 এভাবে আসছে। 1.07142 अच्छा तो मुझे एक चीज बोलो क्या मेरा आर का आंसर +1 से ज्यादा हो सकता है ये तो +1 से ज्यादा हुआ नहीं না हो ম্যাম सकता
हो तो सकता है हमें कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता है। तो फिर मेरा द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, क्या ये पॉसिबल है? हाँ यही पॉसिबल है, ऑप्शन तो यही बच रहा है अभी। কোথায় এলো? এটাতে তো পসিবল কি করে হবে? যদি লেস দেন 15 হয় তাহলে তো 1 এর থেকে বেশি হচ্ছে, লেস তাহলে দেন কি? হবে না, গ্রেটার দেন হতে হবে, কারণ তাহলে এটা একের এই, থেকে বেশি হওয়া যাবে না। আমি তো এটাই জিজ্ঞাসা করছি। मेरा क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन सुनो ठीक से, कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। ये मैंने अभी लिया है लेस देन 14, तो लेस देन 14 लेने से जो आंसर आया उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन कट हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी कट हो जाना सी चाहिए। सी सी कट हो जाना चाहिए, ठीक है। सी हाँ वाला ऑप्शन और हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 15 होने से तो मोर देन 1 आ गया, और आर का वैल्यू तो मोर देन 1 नहीं हो सकता है ना? तो फिर मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बी बी। तो देखो मोर देन 15 होने से हो रहा है कि नहीं? 15/16 बोलो कितना आ रहा है? कितना आ रहा मैम है चेक? 0.9375 क्या ये चलेगा? है मैम। हाँ चलेगा, हाँ क्योंकि चलेगा, एक क्योंकि से ये, कम है। हाँ ये तो रेंज के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन मेरा क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे करके सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखवाया नहीं था, अभी लिखवा दिया है। इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, एक के बाद एक चीज लिखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसीलिए ये सब बताया ताकि तुम लोग को लगे कि ये बहुत टफ है, ऐसा ना लगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि कैसे करके कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बोल रहा है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, मतलब कॉव एक्स वाई कितना है? इसका मतलब कॉव एक्स वाई होता है, ये समझ में आ रहा है ना? हम पहले ये तुम लोग के दिमाग में थोड़ा सेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कॉव एक्स वाई। तो कॉव एक्स वाई अगर 20 है, द वेरियंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16, किसी एक वेरिएबल का वेरियंस 16 है, मैंने वेरियंस है 16। और वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल, तो वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल कितना होगा? अब अदर वेरिएबल तुम लोग कुछ भी मान लो, जैसे अगर इसको x मान लेते हो, इसको तुम लोग y मान लो, ठीक है, ये कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? तो r का मतलब क्या होता है? कॉव x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। r नहीं पता, कॉव पता है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, अगर मैंने ये x को ये माना है, ये 16 को x माना है, तो x का स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? मैम 4। 4, ठीक है। इसका स्क्वायर अभी सिखाया ना कि एस डी स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस होता है, ये मत भूलो, ठीक है। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, वही हम बता रहे बार बार, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये मेरा 4 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई मुझे निकालने बोला है, तो ये कैंसिल आउट करके 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज तो मुझे गिवन है नहीं। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का वेरियंस कितना हो सकता है? The covariance between two variable and the variance of 116, what would be the variance of the other variable, ठीक है। तो r इक्वल टू 5 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/r हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का स्क्वायर करने से ही तो वेरियंस आएगा, वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल, हाँ मैम। ठीक है। अब 5/r का होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? बाई आर स्क्वायर 25/r आर स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया नहीं है, तो मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का वैल्यू फिर इसमें से कौन सा हो सकता है? मोर देन 10, लेस देन 10, मोर देन 1.25, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, कौन सा होगा बोलो? बोलो। मोर देन इक्वल 25, ये सब देखो लेस देन है, मोर देन है, मोर देन है, मतलब यहाँ पर ये और ये
एक ही चीज लिखा हुआ है, बस यहाँ पर साइन दिया हुआ है। तो मोर देन मतलब ये वाला स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये लेस देन 10, और ये मोर देन 1.25। तो बोलो क्या होगा? अगर आर का वैल्यू मेरा मैक्सिमम क्या हो सकता है? अभी तो पढ़ा है रेंज इसका। मैक्सिमम क्या हो सकता है? +1। मैक्सिमम, हाँ, +1। मैक्सिमम 1 तक तो हो सकता है। 1 हो सकता है, तो अगर ये 1 हुआ या फिर उससे कम होगा, अगर 1 हुआ तो मेरा स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कितना आएगा? 25। 25/1 মানে 25 হবে না? হ্যাঁ ম্যাম। তো আর এর ভ্যালু কি হতে পারে? ম্যাক্সিমাম +1 হতে পারে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বা এর থেকে কম হতে পারে। এর থেকে কম যে কোনো কিছু একটা ভ্যালু বলো, পয়েন্টে কিছু বলো। 0.5 বলছি, চলো 0.95। 0.95, ঠিক আছে। তো 0.95 এর স্কোয়ার করে দেখো কত আসছে। 25 ডিভাইডেড বাই ওইটা 0.95 এর স্কোয়ার কত আসছে বলো, আমি লিখে দিচ্ছি। ম্যাম 0.9025। 0.9025, তাহলে ডিভাইড করলে 0.9025। ম্যাম 27.700 আসছে। 700, 27.700। तो फिर क्या आंसर होगा? स्टैंडर्ड डिविजन वाई स्क्वायर क्या हो सकता है हमेशा? या तो 25 या तो 25 से কম। কম। কম কোথায় হলো? 27 তো। হ্যাঁ। হ্যাঁ 27 বেশি হচ্ছে। তাহলে অপশন কি বলছে? অপশন তো বেশি বলছে, তোমরা কম বলে দিচ্ছ। तो क्या आंसर हुआ? अरे बोलो। Option A। মোর দেন 10 বি হবে। मोर देन 10 ग्रेटर देन इक्वल 25 नहीं हुआ? Option A। ये ग्रेटर देन और ये इक्वल 25, तो ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। থেকে বেশি। 25 या 25 से ज्यादा होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो आर का, कुछ भी मतलब रेंज के अंदर लेना है ना। हाँ। मैक्सिमम +1 या फिर +1 से कम में, पॉजिटिव में ये सब ले सकते हो। नहीं समझ में आया? और अगर नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तो स्क्वायर होके वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। मान लो ये नेगेटिव लेते हो, सपोज 0.95 को नेगेटिव लेते हो, तो भी तो स्क्वायर होके यही आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? এটা 0.95 যেমন বললে আমি নিয়ে হ্যাঁ নিলাম, ম্যাম। যদি এটা নেগেটিভও নাও তাহলেও তো এটাই আসবে স্কোয়ার করলে। हाँ আর मैम। ডিভাইড করলে 25 কে ক্রস করে যাবে, তাহলে 25 কে ক্রস করে গেলে গ্রেটার দেন 25 হলো, বা 25 এর সমান হবে যদি 1 হয়, তাহলে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 25 হলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ম্যাম। ম্যাম। मैम ওটা আসছে। वही বোঝাতে চাইছি। तो ये एक आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, एकदम आसानी से नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रख के समझो, समझ जाओगे। बोलो समझ में आया क्या? ये 3 क्वेश्चन मैंने बहुत ही धीरे धीरे करवाया। 3 क्वेश्चन समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम समझ में आया आपने। हाँ, एक बार घर पे जरूर देखना चाहिए ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग है ना। देखो डायरेक्ट कोई ये नहीं है कि फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया, ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तभी बाकी क्वेश्चन भी ना इसी तरीके का है, ठीक है? तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने जस्ट थोड़ा सा ही करवाया। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं आज के लिए, लेकिन इसको हम बोलेंगे जरूर से देखना है, ठीक है? चाहे एसडी फॉर्मूला पहले किया, वैसे भी तुम लोग भूल गए हो, तो जिन्होंने पहले नहीं किया है टेंशन मत लो, ठीक है? एक ही बात है, सब बराबर है, ठीक है? भूल भूल जाते सभी को, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता है तो भूल ही जाते हो, लेकिन याद आ गया होगा अभी। थोड़ा सा और भी अच्छे से ये सारे चीज को देखो। स्कैटर डायग्राम आसान है, लेकिन कार्ल पियर्सन से थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, दिमाग भी चलाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कर पाएंगे, और याद भी रखना पड़ेगा साथ ही साथ। देखो सिर्फ दिमाग चलाने से नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिमाग कैसे चलाओगे, ठीक है? फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए। तो ये सब याद करो कि कॉव मतलब कोवेरियंस, वेरियंस का मतलब एसडी का स्क्वायर, ये कुछ चीजों को एकदम दिमाग में सेट कर लो। और ये जो फॉर्मूला बोला एसडी का, बहुत सारा फॉर्मूला जिस चैप्टर में था बोला था, यहाँ पर वो सारा चीज नहीं चाहिए, वो उस चैप्टर में चाहिए, याद होना चाहिए।
अब नहीं है तो एटलीस्ट ये वाले चैप्टर के लिए जितना चाहिए उतना याद करो, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करो, तभी नेक्स्ट दिन जो है और भी समझ में आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा सा भी नहीं देखोगे तो नेक्स्ट दिन सारा ब्लैंक लगेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय मैम। बाय Thank you, ma'am. Bye. बाय।